अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन की प्लॉट समरी। ये नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन मैरी शेले ने लिखा है, जो कि वाइफ थी पीबी शेले की। पीबी शेले जो कि काफ़ी फेमस पोइट रह चुके हैं। सो इसकी एक प्रॉपर प्लॉट समरी या स्टोरी सुनाने से पहले मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताती चलूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैरी शेले ने लिखा है, ये लिखा था उन्होंने 1818 में। मैरी शेले के बारे में थोड़ी सी बातें इधर बताती चलूँ कि मैरी शेले के फादर और मदर दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर्स रह चुके हैं हिस्ट्री में। मदर तो उनकी एक फेमिनिस्ट भी थी, फेमिनिस्ट राइटर, और फादर जो थे वो फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंगली लिखते थे। इसके अलावा मैरी शेले को बचपन में कोई फॉर्मल एजुकेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी उनके फादर की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घर में ख़ुद ही थोड़ा बहुत टीच किया था, बुक्स पढ़ पढ़ के। फिर जब मैरी शेले की एज थोड़ी बड़ी हुई तो वो पीबी शेले के साथ उन्होंने भाग कर शादी की थी, और उसके बाद उनके तकरीबन 3 बच्चे हुए थे, लेकिन उसमें उनको डेथ फेस करनी पड़ गई थी अपने काफ़ी बच्चों की, और बाद में पीबी शेले की भी। तो इसकी वजह से मैरी शेले को अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी ख़ुद स्टेबलाइज़ करना पड़ा था, लेकिन वो भी वो इतने अच्छे से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। मैरी शेले ने इस नावल के अलावा, यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन के अलावा भी काफ़ी नावल्स लिखे, नोवेला भी लिखा, नावल्स भी लिखे, बट कोई भी इतना हिट नहीं हुआ, इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि ये फ्रैंकेनस्टाइन हुआ। सो इसकी स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये हिट क्यों हुआ, इसकी स्टोरी में ऐसा क्या यूनिक बात थी, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ थी कि ये हिट हुआ। और इतना हिट हुआ कि इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ बनी, ना सिर्फ एक बल्कि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसके ऊपर डिफरेंट नेम से मूवी बनी। एक थी द सन ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, एक थी ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा किस्म की मूवीज़ इसके ऊपर बन चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो इसकी इस नावल के अंदर जो सेटिंग है, यानी कि जो कंट्री या जो सिटी यूज़ किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्री, स्विट्ज़रलैंड यूज़ किया गया है, फ्रांस यूज़ किया गया है, इटली यूज़ किया गया है, इंग्लैंड यूज़ किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ आर्कटिक रीजन्स भी यूज़ किए गए हैं। और अगर इसके जॉनरा की बात की जाए तो इसका जॉनरा है गॉथिक नावल। गॉथिक नावल क्या होता है? ऐसा नावल जिसमें हॉरर के एलिमेंट्स हों। जैसे हम देखते हैं कोई हॉरर मूवी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फ़ियर के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें डार्कनेस होती है, उसमें कोई मॉन्स्टर या कोई ज़ॉम्बी या कोई ईवल फिगर होता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी हॉरर मूवी के, तकरीबन ऐसे ही मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गॉथिक नावल के। सो ये एक गॉथिक नावल है। इसके अलावा ये साइंस फिक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। वो नावल की पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और अगर हम इसकी नैरेटर्स की बात की जाए कि कितने नैरेटिव हैं इसके अंदर, तो काफ़ी इसमें मल्टीपल नैरेटर्स मौजूद हैं, यानी कि स्टोरी जो है वो सुनाने वाले डिफरेंट किस्म के लोग आते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब ये नावल लिखा गया तो इसकी क्या पीछे इसकी वजूहात थी कि इस तरह का नावल मैरी शेले ने लिखा। तो ये वजूहात नावल के ही शुरू में जो प्रीफेस है उसके अंदर बताई गई हैं। और क्या वो वजूहात थी कि स्विट्ज़रलैंड यानी जनेवा के अंदर ये लोग फ्रेंड्स जमा हुए थे। कौन फ्रेंड्स थे? पीबी शेले, मैरी शेले, और इसके अलावा इनके और फ्रेंड्स लॉर्ड बायरन, एक काफ़ी फेमस पोइट, वो भी वहाँ पे थे। अब इन लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि सब लोग अपनी अपनी एक स्टोरी लिखेंगे और देखते हैं कि कौन अच्छी स्टोरी लिखते हैं। वहाँ पे जो वेदर था वो काफ़ी स्टॉर्मी था, जिसकी वजह से सब ने कहा कि हम कोई हॉरर स्टोरी लिखेंगे, क्योंकि उन दिनों ये लोग घोस्ट स्टोरीज़ पढ़ा करते थे सारे फ्रेंड्स मिल के। तो जैसे मौसम के अकॉर्डिंगली वो घोस्ट स्टोरीज़ पढ़ते थे, तो सब ने ये डिसाइड किया कि सब अपनी अपनी एक हॉरर स्टोरी या घोस्ट स्टोरी लिखेंगे और देखेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे सब ने सोचना शुरू किया कि अपनी अपनी एक स्टोरी सोचें, लेकिन किसी को भी अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। मैरी को उस दिन अच्छा आइडिया आया जिस दिन इसने बात करते सुना लॉर्ड बायरन को और अपने हस्बैंड यानी कि पीवी शेले को गैल्वेनिज्म के ऊपर। गैल्वेनिज्म एक ऐसा साइंटिफिक आइडिया है कि जिसमें वो कहते हैं साइंटिस्ट्स कि हम ह्यूमंस को क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमंस को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से हम ह्यूमंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जब चीज़ मैरी शेले को सुनाई दी, उसने इसके ऊपर सोचा, तो उसने सोचा कि मैं इसी गैल्वेनिज्म के ऊपर किसी तरीके से अपने नावल को लिखूं। लेकिन सिर्फ ये नहीं था इस नावल के पीछे का ड्राइविंग फोर्स या इंस्पिरेशन। इसके अलावा मैरी की डॉटर की डेथ हुई थी उससे पहले, क्लारा था जिसका नाम। तो इसकी वजह से भी मैरी ने, मतलब इस तरह की डेथ का भी एक एलिमेंट मैरी के जहन में था, गैल्वेनिज्म का भी था। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल के एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बने इस नावल को लिखने के लिए।
अब सब लोगों ने जब अपनी अपनी स्टोरीज़ लिखनी शुरू की तो सिर्फ मैरी की ही स्टोरी थी जो कि कंप्लीट हुई, और जो कि ना सिर्फ कंप्लीट हुई बल्कि हिट भी हुई, और उसको कंप्लीट होने के लिए तकरीबन 1 साल का वक्त लगा जबकि मैरी ने इसको कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया था कि इसमें मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, तो नैरेटिव कौन कौन से होंगे। नॉवल का एक बहुत मेन कैरेक्टर है रॉबर्ट वॉल्टन, जो कि फ़र्स्ट नैरेटर है इस नावल का, जो कि अपनी सिस्टर को लेटर्स लिखता है, जो कि 4 लेटर्स होते हैं, और उस लेटर्स के अंदर ही वो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है, मतलब हमें उसकी ज़बानी स्टोरी सुनने को मिल रही होती है जबकि वो अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहा होता है। सेकंड नरेटर हमारा है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जिसके नाम पे ये नावल है। वो क्या करता है, वो अपनी स्टोरी वॉल्टन को सुनाता है। तो ये दूसरा नैरेटिव आ जाएगा, यानी कि दूसरा नैरेटर जब अपनी स्टोरी सुना रहा होगा तो स्टोरी जो है नावल के अंदर भी फ्रैंकेनस्टाइन नरेट कर रहा होगा। तीसरा नरेटर हमारे पास आएगा द क्रिएचर। अच्छा, द क्रिएचर इसके नावल के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन एक क्रिएचर को क्रिएट करेगा, जैसे मैंने गैल्वेनिज्म का आइडिया बताया उसके ही अकॉर्डिंग। सो वो क्रिएचर थर्ड नरेटर होगा क्योंकि वो अपनी स्टोरी सुनाएगा विक्टर को। सो अभी आप लोगों को थोड़ा घूमा हुआ नैरेटिव लग रहा होगा, तो हम नावल को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। सबसे पहला हमारे पास है वॉल्टन। वॉल्टन के मैंने जैसे बताया कि लेटर्स उसने अपनी बहन को लिखे थे, तो फर्स्ट लेटर उसने लिखा था 11 दिसंबर को पीटर्सबर्ग रशिया से। और यहाँ पे वो बताता है इस लेटर के अंदर कि मैं अपना आर्कटिक रीजन की तरफ एक वॉयज करने लगा हूँ, मैं वहाँ एक टूर लगाने लगा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि एक तो बचपन से मुझे शौक़ था वहाँ जाने का, और दूसरा ये कि मैं वहाँ जाके देखूँगा कि नॉर्थ पोल पे ज़िंदगी कैसी है, नॉर्थ पोल पे जाया कैसे जाता है, और नॉर्थ पोल में जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज़म है वो किस तरह का, मतलब अर्थ को डिस्कवर करना और अर्थ को देखना, ये उसका मकसद था जो कि उसने फ़र्स्ट लेटर में अपनी बहन को बताया, और यही वो हमें स्टोरी नरेट कर रहा है। अभी यहाँ पे इन लेटर्स की इतनी सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर स्टोरी बाद में स्टार्ट होनी है जब सेकंड नैरेटिव आना है, लेकिन फिर भी हम इनको जिक्र करते हैं क्योंकि नावल का हिस्सा है। सेकंड लेटर वो लिखता है 28 मार्च को, फिर से रशिया से, लेकिन रशिया के दूसरे एक प्लेस से। इसमें वो बताता है कि मैं समंदर के सफ़र पे निकल चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं आर्कटिक पे जा रहा हूँ, लेकिन ये समंदर का सफ़र जो है ये काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना मुसलसल कश्ती के अंदर कोई आसान बात नहीं है, और समंदर की ज़िंदगी और समंदर की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको झेलना कोई आसान बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मेरी अपब्रिंगिंग ही इतनी कमज़ोरी है जिसकी वजह से मैं ये समंदर की मुश्किल ज़िंदगी नहीं झेल पा रहा हूँ। लेकिन साथ ही वो बताता है कि मुझे इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिलती है। कॉलेज की एक पोइम रही है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि उस पोइम के अंदर वो एक मैरिनर का किस्सा सुनाता है कि कैसे एक बंदा समंदर का ट्रैवल करता है, और समंदर के ट्रैवल में उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, और वो उन सब को कैसे अच्छे से पास ऑन करता जाता है। अब यहाँ जब हम एक वर्क के अंदर दूसरे किसी प्रोमिनेंट वर्क का जिक्र करते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्यूजन। तो मैं ये साथ ही बताती चलूँ कि ये अल्यूजन है टूवर्ड्स कॉलरिज की पोइम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये उसकी तरफ एक अल्यूजन है इस नावल के अंदर। आगे हम चलते हैं थर्ड लेटर की तरफ। तो थर्ड लेटर उसने लिखा था 7 जुलाई को, और उसमें वो अपनी बहन को बताता है कि जो मेरा वॉयज है, जो मेरा टूर है, ट्रिप है, वो एक फ़तह कुन टूर हो रहा है, क्योंकि मैं कामयाब होता जा रहा हूँ, वेदर बहुत अच्छा है, और मेरा जो साथ में क्रू है वो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, वेदर मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो हम काफ़ी अच्छे से आगे जा रहे हैं। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं समंदर में कुछ बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स आते हैं, तो मुझे बस उनसे डर लग रहा है कि उनसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो जाए, कहीं वो मेरी शिप को कुछ डैमेज ना कर दें। लेकिन ऐसा अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे फ़ौरन फोर्थ लेटर की बात नहीं आ रही, आगे बात आ रही है, मज़ीद स्टोरी कंटिन्यू हो रही है कि उसके वहाँ साथ शिप पे क्या हुआ। तो शिप पे उसके साथ क्या होता है कि एक दिन वो लोग नॉर्मली अपने उसी सफ़र पे जा रहे होते हैं कि उसका जो क्रू है शिप का, वो लोग देखते हैं कि उनको कोई बहुत जायंट मैनली फिगर नज़र आया है बर्फ़ के ऊपर चलता हुआ। तो उन लोगों को वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनको वो फिगर दिखता नहीं है। उसके नेक्स्ट डे उनको एक और बंदा दिखता है, जो कि वो कहते हैं ये तो यूरोपियन शक्ल का ही बंदा है। तो वो उसको अपनी शिप पे रेस्क्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसकी हालत रेस्क्यू होने वाली ही होती है, थोड़ा ज़ख्मी टाइप। वो उसको रेस्क्यू करते हैं, अपनी शिप में बिठाते हैं, चढ़ाते हैं, और पता चलता है उनको कि ये है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। किसको पता चलता है? वॉल्टन को और उसके क्रू को। अब बातें होती रहती हैं विक्टर और वॉल्टन के दरमियान। शुरू में विक्टर की हालत अच्छी नहीं होती, वॉल्टर उसकी काफ़ी नर्सिंग करता है, उसको ठीक करता है। फिर विक्टर और वॉल्टन काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और क्या होता है, विक्टर उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है
कि मेरे साथ हुई क्या थी, मतलब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो जब वो अपनी पूरी स्टोरी उसको सुना रहा होता है तो यही स्टोरी हमारे पास नरेट हो रही है नॉवल में। तो यहाँ पे हमारा नॉवल का सेकंड नरेटर शुरू कर रहा है अपनी स्टोरी। तो यहाँ से विक्टर की स्टोरी शुरू होती है। विक्टर कहता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता था, जेनीवा में रहता था। मेरे जो पेरेंट्स थे उनको वो बच्चे अडॉप्ट करके उनको अपने पास पालते थे, उनकी सरपरस्ती करते थे। तो हमने एक बच्ची अडॉप्ट की थी, एलिज़ाबेथ लिवेंजा था जिसका नाम। और बचपन से मैं उसके साथ काफ़ी क्लोज़ था, मतलब हम काइंड ऑफ कज़िन्स थे, क्योंकि उन लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन बाद में ही जैसे ही हम बड़े होते चले गए तो हमारी दोस्ती मज़ीद क्लोज़ होती गई और आखिरकार हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रखते हैं। फिर साथ ही साथ वो बताता है कि मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है जिसका नाम हेनरी है, और उस वो जो है वो इंटरेस्टेड है, वो भी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं नेचुरल फ़िलासफ़ी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो अपने बारे में ये बताता है कि मैंने स्टडी केमिस्ट्री की है, लेकिन उससे पहले जो मेरी मदर थी उनकी डेथ हो गई थी स्कारलेट फीवर से। तो उसके बाद सोचा विक्टर ने कि मैं जाके एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे मैं केमिस्ट्री स्टडी करूँ। जबकि उसका शौक़ जो है, इनिशियल शौक़ वो फ़िलासफ़ी में भी था और उसके फ्रेंड का भी था, लेकिन बाद में विक्टर का शौक़ काफ़ी ज़्यादा साइंस की तरफ होना शुरू हो गया। तो उसने केमिस्ट्री को पढ़ने का इरादा किया और वो उसके लिए यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पे वो क्या करता है कि उसका प्रोफ़ेसर होता है, प्रोफ़ेसर वॉल्डमैन। उससे उसको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि उसको ह्यूमन लाइफ के सीक्रेट्स जानने, कि कैसे ह्यूमन लाइफ क्रिएट हुई, कैसे ह्यूमंस क्रिएट हुए, उसको ये सारी चीज़ें और इसके सीक्रेट्स जानने। और उसका प्रोफ़ेसर वॉल्डमैन जो है वो इस चीज़ में उसकी काफ़ी मदद करते हैं, इन सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करने में। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की हद तक होता तो काफ़ी ठीक होता, लेकिन वो इसकी हद से आगे बढ़ गया। विक्टर इसकी हद से क्या आगे बढ़ा कि उसने सोचा कि मैं एक ख़ुद क्रिएचर क्रिएट करूं, मतलब ह्यूमंस की तरह का एक क्रिएचर मैं बनाऊं, या वो ह्यूमन ही हो या कोई क्रिएचर हो, मैं ख़ुद बनाऊंगा। और उसके लिए वो सोचता है कि कैसे बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट कब्रों से बोन्स इकट्ठी करता है, मतलब लाशों की जो हड्डियां रह गई होती हैं उनको इकट्ठी करता है, और उनसे किसी तरीके से कोई साइंटिफिक मेथड लड़ाते हुए उससे वो एक इंसान बनाने की कोशिश करता है। काफ़ी अर्सा उसको इस काम में लगता है, लेकिन आखिरकार उसका वो क्रिएचर तैयार हो जाता है। अब जब उसका क्रिएचर तैयार होता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो बहुत खुश होता है विक्टर कि मेरा जो क्रिएचर है वो बन गया, मैं अपने इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन जब अपनी आंखें खोलता है, वो उठता है तो वो देखता है कि वो इतना अगली है, इतना उसका डरावना फिगर है कि कोई भी उसको देख के डर जाएगा। तो विक्टर सबसे पहले तो जो उसका क्रिएटर है वो उसको खुद देख के डर जाता है। वो इतना डरता है कि वो अपने घर से निकल के, जिधर वो अपना एक उसने लैब सा बनाया होता है उसमें वो काम कर रहा होता है, वो उससे निकल के भाग जाता है। जब वो उससे निकल के सामने भागता है, वो भागता हुआ जा रहा होता है कि उसको मिलता है अपना फ्रेंड हेनरी। अब जब उसको अपना फ्रेंड मिलता है तो वो उसको उसके साथ ना वापस आ रहा होता है अपने लैब में, क्योंकि उसको पता होता है मेरे साथ दूसरा बंदा है तो मैं अकेला डरूंगा नहीं। तो वो उसको वापस लेके आ रहा होता है अपनी लैब में। कि जब उसको वापस लेके आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसका क्रिएचर ही नहीं है। तो ये देख के वो और डर जाता है कि मेरा क्रिएचर किधर चला गया। तो इससे उसको थोड़ा सा खौफ लाहक हो जाता है कि अब पता नहीं वो जाके क्या करेगा और वो किधर जाएगा और उसके साथ क्या होगा, या वो किसी के साथ क्या करेगा। लेकिन अभी ये चीज़ होती है तो विक्टर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है इस चीज़ पे, और इससे क्या होता है कि वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है। अब जो वो इतना बीमार पड़ता है तो उसका फ्रेंड हेनरी उसके पास होता है, तो वो वहाँ पे उसका ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी फैमिली से दूर रह रहा होता है, क्योंकि उसने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने थे और जहाँ पढ़ने वो आया हुआ था वो उसकी फैमिली से दूर था। तो अब क्या करता है, उसका फ्रेंड हेनरी उसका ध्यान रखता है। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू होती है तो हेनरी कहता है कि हमें जर्मनी की तरफ एक टूर लगा के आना चाहिए, ताकि तुम्हारी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाए। हमें इस सब पढ़ाई से, इन सब चीज़ों से थोड़ा एक ब्रेक लेना चाहिए और हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो वो मान जाता है। वो जब जर्मनी जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो है वो आबो हवा बदली होती है, तो बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा होता है। अब वो वहाँ पे होते हैं हेनरी और विक्टर दोनों, कि वहाँ पे उसको ख़बर मिलती है एक लेटर के थ्रू। उसको लेटर रिसीव होता है जिसमें उसको पता चलता है, एलिज़ाबेथ का लेटर होता है वो, और उसमें उसको पता चलता है कि उसके भाई विलियम की डेथ हो गई है। अब जब उसको ये पता चलता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई की डेथ हो गई है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उसको अचानक ख़्याल आता है
कि मेरे भाई की अचानक डेथ हुई कैसे है। एलिज़ाबेथ ने अपने लेटर के अंदर लिखा होता है कि जो डेथ हुई है इसके भाई की, उसका शक जा रहा है इन लोगों की, मतलब फ्रैंकेनस्टाइन की जो फैमिली है उसकी मेड के ऊपर। उसकी मेड होती है जस्टिन, उन उसको होता है कि उसके ऊपर शक जा रहा है, क्योंकि उसकी पॉकेट से उसके भाई यानी कि विक्टर के भाई विलियम की एक चीज़ मिली होती है, कोई छोटी सी पोर्ट्रेट होती है वो मिली होती है। तो उस पूरी फैमिली को अपनी उस मेड के ऊपर शक जा रहा होता है और उन्होंने उस मेड को प्रिजन में बंद कर दिया होता है और उसकी वहाँ पे उससे पूछगछ हो रही होती है कि ये सब कैसे हुआ, या वो ये जस्टिफाई करे कि उसके पास ये चीज़ जो है वो विक्टर के भाई की, विलियम की, वो कैसे आई। तो इसलिए ये सारी चीज़ उसको पता चल जाती है विक्टर को। अब विक्टर पहले ही जर्मनी आया होता है कि वो अपने आप को अच्छा फील कराए, फ्रेश फील कराए, और यहाँ आके उसको मज़ीद एक टेंशन मिल गई होती है। अब एक दिन विक्टर जो है वो एक माउंटेन क्लाइंब कर रहा होता है फ्रांस में एक प्लेस है शैमोनी, वहाँ पे वो माउंटेन क्लाइंब कर रहा होता है कि वो जब ऊपर जाता है तो उसको अचानक अपना वो मॉन्स्टर दिखता है, और जैसे ही अपना वो मॉन्स्टर जो उसने क्रिएचर बनाया था वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर ही बन गया था। तो उसको अपना वो मॉन्स्टर जैसे ही नज़र आता है तो वो अचानक से डर जाता है उसको देख के। ऑब्वियसली अचानक से कोई भी दिखेगा तो डरेंगे, और अगर मॉन्स्टर दिखेगा तो लाजमी डरेंगे। लेकिन वो उसका क्रिएटर होता है, लेकिन वो फिर भी उससे डरता है कि उसकी इतनी खौफनाक शक्ल होती है। जैसे ही उसको अपना वो मॉन्स्टर दिखाई देता है तो उसके दिमाग में फ़ौरन से एक ख़्याल आ जाता है कि यकीनन ये जो मेरे भाई का कत्ल था ये इसी मॉन्स्टर ने किया। मतलब उसको देखते ही उसके दिमाग में फ़ौरन से ये चीज़ आ जाती है। अब जो ही वो मॉन्स्टर को देखता है, सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि ये गया किधर था। तो मॉन्स्टर उसके पास आता है और उससे शिकवा करता है। क्या शिकवा करता है? वो कहता है कि तुमने मुझे बनाया और मुझे बनाने के बाद मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, मेरे पास कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी, ना मुझे लैंग्वेज आती थी, ना मुझे लोगों का पता था, ना मुझे रहन सहन का पता था, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, और मैं ऐसे ही दुनिया में भटकता फिर रहा था। और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे सीखी? तो यहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो अब बात करना शुरू हो गया। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 3 नैरेटिव्स हैं, तो तीसरा नैरेटर यहाँ पे ये मॉन्स्टर है, ये क्रिएचर है जो कि अब अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा है सुनाना विक्टर को, और साथ ही साथ ऑडियंस या रीडर्स को भी जो नॉवल को रीड कर रहे हैं। तो मॉन्स्टर यहाँ पे बताता है कि मैं कहाँ गया था रहने के लिए। वो कहता है कि मैं एक फ्रेंच फैमिली थी जिनका नाम था डी लेसीज, मतलब ये पूरी फैमिली उनका नेम है। तो वो कहता है कि वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे और वो लोग काफ़ी पुअर लोग थे, और उनका एक एल्डरली उनके घर में बंदा था, मतलब वो ब्लाइंड था, जैसे ग्रैंडफादर टाइप फिगर होते हैं। तो उनके घर में एक एल्डरली बंदा रहता था जो कि ब्लाइंड था, और वो लोग सारे मिलजुल के रहते थे, उनकी फैमिली। तो ये स्टोरी वो क्यों सुना रहा है? वो बता रहा है कि मैंने चीज़ें कहाँ से सीखी, मैंने लैंग्वेज कहाँ से सीखी, क्योंकि विक्टर ने तो उसको बनाया और उसके बाद उसको कोई चीज़ भी नहीं सिखाई, क्योंकि विक्टर बाहर निकला था घर से, और जब वापस आया था तो मॉन्स्टर जा चुका था। तो इसीलिए मॉन्स्टर को कुछ सिखाने समझाने का टाइम ही नहीं मिला विक्टर को। तो वो यहाँ पे बताता है कि मैं उस फैमिली के पास रहा, मैंने उन लोगों को ऑब्ज़र्व किया, लेकिन ये हुआ कि वो फैमिली से ने भी इसको निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो लोग भी इससे डर गए थे। जब इसने अपनी असलियत उनके जो सबसे बड़ा बंदा था जो कि ब्लाइंड था, इसने सोचा था कि मैं उसको बता देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि है तो वो ब्लाइंड, वो मुझे देख के डर तो सकता नहीं है। तो इसीलिए उसने जब उसको बताने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम पे पूरी फैमिली जो कि किसी वजह से घर से बाहर गई हुई थी, तो वो वापस आ गई, और सारे लोग उससे डर गए और सारे लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। पहले उन्होंने उसको जो ही उन्होंने देखा मॉन्स्टर को, तो मॉन्स्टर वहाँ से खुद भाग गया कि ये मुझे मारे ना। लेकिन बाद में जब मॉन्स्टर वापस आया तो वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं, वो लोग वहाँ से चले गए थे छोड़ के, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से बचना चाहते थे ऑब्वियसली। अच्छा, वो उसके अलावा भी इस फैमिली के बारे में बताता है कि इस फैमिली का एक बेटा था जिसका नाम था फ़ेलिक्स, और उसकी एक वाइफ़ थी जिसका नाम था सैफ़ी, और वो भाग के आई हुई थी उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो पीछे से अरेबियन थी, और उसके जो फ़ादर थे उन्होंने मना कर दिया था इसके साथ फ़ेलिक्स के साथ शादी करने पे, तो वो भाग के आ गई थी इधर, और अब उसके फ़ादर उसको वापस भी बुलाते हैं तो वो वापस जाना नहीं चाहती। वो अपनी फ़ैमिली से अब मज़ीद कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती। तो वो कहता है कि फ़ीलिक्स जो है वो जब अपनी वाइफ़ को हिस्ट्री सुना रहा था, ह्यूमन हिस्ट्री, कि कैसे पीछे ज़मानों में वॉर्स हुई, कैसे लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करते थे, कैसे सब कुछ होता था पहले ज़माने में। तो ये चीज़ें जब उसने सुनी मॉन्स्टर ने, पहले तो उसको लैंग्वेज नहीं आती थी, पहले उसने इसी फैमिली की लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करके लैंग्वेज सीखी। फिर फ़ीलिक्स जब अपनी वाइफ़ को हिस्ट्री बता रहा होता था तो वो हिस्ट्री सुनता था,
और उसको समझ आ गया कि ह्यूमन हिस्ट्री कितनी ब्रूटल है, ह्यूमंस कितने ब्रूटल हैं, ह्यूमंस ने कितनी ज़्यादतियाँ की हुई हैं अपने ही साथी ह्यूमंस पे। और यहाँ से उसको दिमाग में उसके यही चीज़ आना शुरू हो गई। ऑब्वियसली जब एक फ्रेश दिमाग होता है जैसे कि बच्चों का होता है, तो वो जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं वही चीज़ वो फिर कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ उस मॉन्स्टर में आ गई। उसके अंदर कोई ईवल पावर्स नहीं थे, लेकिन जब उसने ये देखी सारी चीज़ें तो उसके अंदर वही चीज़ आना शुरू हो गई। पहले उसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं थी, सिर्फ एक उसके अंदर ये नुक्स था कि उसकी जो शक्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा अगली थी और काफ़ी ज़्यादा टेरिबल किस्म की थी। और ये भी उसको कब पता लगा, जब एक दिन उसको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आया तो उसको पता लगा कि अच्छा, लोग मुझसे इसीलिए डरते हैं और इसीलिए भागते हैं क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। तो उसको अंदाज़ा हो गया कि मुझसे लोग भागते क्यों हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि वो फिर क्या कहता है विक्टर को, क्योंकि यहाँ पे वो विक्टर को अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो वो विक्टर को कहता है कि मैंने वहाँ पे वुड्स में एक दिन मुझे एक बुक मिली जो कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक थी। तो वो बुक मैंने पढ़ना शुरू कर दी, और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो सेटन है जो कि एक फॉलन एंजल होता है, क्योंकि पैराडाइज़ लॉस्ट का, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलूँ कि पैराडाइज़ लॉस्ट जो कि मिल्टन ने लिखी थी, उस वो एक बहुत ही बड़ी पोएम है जो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स के ऊपर फैली हुई है। और उसके अंदर हमारे जो इस्लाम में एक वाक़या बताया जाता है शैतान का, कि जब उसको निकाला गया था जन्नत से और आदम और हवा का जब उसने उनको बहकाया था, तो यही सारी जो स्टोरी है ये पैराडाइज़ लॉस्ट में बताई गई है कि कैसे एडम और ईव को भी निकलवाया था सेटन ने जन्नत के बागों से, जिसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ ईडन से, क्योंकि वो ख़ुद भी वहाँ से निकाला गया था अपनी तकब्बुर और गुरूर की वजह से। तो यही सारी चीज़ पैराडाइज़ लॉस्ट में बताई गई है। और पैराडाइज़ लॉस्ट में सेटन का जो फिगर है ना वो काफ़ी हीरोइक किस्म का बताया गया है कि वो कितना मजबूत था, उसने वो गिरा, वो जन्नत से निकाला गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो इस तरह से बताया गया है उसके अंदर। तो यहाँ पे वो कहता है जो क्रिएचर होता है, जो मॉन्स्टर होता है, वो कहता है कि जब मैंने पैराडाइज़ लॉस्ट पढ़ी तो मैंने अपने आप को सेटन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया। मुझे लगा कि जैसे सेटन को उसके क्रिएटर ने ख़ुद से दूर कर दिया है, फेंक दिया है, तो तुमने भी, जो कि तुम मेरे क्रिएटर हो, तुमने भी मुझे सेटन की तरह से फेंक दिया था। फिर सेटन लेकिन फेंक के भी वापस उठ के खड़ा होता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं वापस उठ के खड़ा होऊंगा और मैं तुम्हें ढूंढूंगा, और मैं तुम्हें उस दिन से लेके अब तक ढूंढ रहा हूँ और आज जाके तुम मुझे मिले हो। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जब एक लिटरेरी वर्क के अंदर किसी दूसरे लिटरेरी वर्क का जिक्र किया जाता है तो वो होता है एल्यूजन। तो यहाँ पे इस नावल के अंदर दूसरा एल्यूजन आ रहा है जो कि है पैराडाइज लॉस्ट का, जो कि है पोइम बाय मिल्टन। तो ये एल्यूजन आ गया जो कि उसकी ही नैरेटिव के अंदर आया, किसके, क्रिएचर की, क्योंकि अभी तक वो विक्टर को अपनी स्टोरी सुना रहा है। आगे वो कहता है कि क्योंकि वो फैमिली भी मुझसे चली गई तो अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं बातें कर सकूं या जिसके साथ मैं हंसी खुशी थोड़ा बहुत रह सकूं। क्योंकि जब वो फीलिक्स और उसकी वाइफ का भी रिलेशनशिप देखता है तो वो देखता है कि वो लोग कितने अच्छे से आपस में रहते हैं, और उसने अपनी फैमिली उसके लिए छोड़ दी है, उस लड़के के लिए। तो फिर वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है, तो उसको भी अपने लिए एक फ्रेंड की तलाश होती है। तो वो कहता है, विक्टर को ये स्टोरी सुनाता है, वो कहता है कि मुझे एक लड़का मिला जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उससे दोस्ती करना चाहिए। लेकिन जब उसने मेरी ये अगली अगली फिगर देखा, मेरा अगली अपीयरेंस देखी, तो वो मुझसे डर गया और उसने मुझसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया। और जब उसने मुझे दोस्ती करने से इनकार किया तो मैंने उसको मार दिया, और उसको मारने के बाद उसकी एक छोटी सी पिक्चर थी जो कि मैंने एक लड़की की पॉकेट में डाल दी, और वो लड़की उन्हीं के घर की मेड थी। और मुझे ये भी पता चला कि वो लड़का जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली का है। उसको पता था कि मेरा क्रिएटर फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली का है, तो उसको पता लगा जब ये फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली का है। दूसरा ये कि वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसको उस लड़के पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसको मार दिया, और उसका जो मर्डर है उसको इतने अच्छे से उसने फ्रेम किया दूसरी लड़की को उस मर्डर के अंदर कि वो फंस जाए और वो मर्डर कहलाए। तो यहाँ पे उसको रियलाइज़ हो गया, उसको अपनी बात पे यकीन हो गया, जो विक्टर को शक था कि शायद मेरे क्रिएचर ने, मेरे मॉन्स्टर ने ही मेरे भाई को मारा है। तो यहाँ पे उसका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो खुद ही कन्फेस कर गया कि उसने उसके भाई को मारा है। तो यहाँ पे विक्टर को मज़ीद उससे डर लगना शुरू हो गया कि ये तो ठीक नहीं कर रहा, मतलब मैंने इसको इसलिए तो नहीं बनाया था। तो अब क्या करता है मॉन्स्टर, काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करता है विक्टर की कि प्लीज़ मेरे लिए कोई एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दो ताकि मेरे पास कोई पार्टनर हो। तो विक्टर शुरू में इससे मना कर देता है। विक्टर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि विक्टर सोचता है कि एक बंदा है, एक मॉन्स्टर है, तो वही इतना ख़तरनाक साबित हो रहा है कि वो लोगों को मारने पे आ रहा है। अगर दो मॉन्स्टर्स होंगे तो ये मिलके कितना गंद करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे। तो वो इसलिए मना कर देता है। लेकिन फिर
मॉन्स्टर जो है वो उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि बस तुम एक बार मेरे लिए वो फीमेल मॉन्स्टर बना दो, तो हम दोनों इतनी दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि हम कभी भी वापस नहीं आएंगे और हम कभी भी तुम लोगों से मतलब ह्यूमंस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और ह्यूमंस को ना कोई नुकसान देंगे। तो जब वो ये कहता है तो विक्टर उसकी बात मान जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, इसके पास अपनी एक कंपेनियन होगी तो ये हमें तंग नहीं करेगा एटलीस्ट। तो वो मान जाता है। तो इस पे मॉन्स्टर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब विक्टर क्या करता है, वो इंग्लैंड जाता है। वो कहता है कि मुझे अपने दोस्त को कहता है, हेनरी को, कि हम लोगों को अब इंग्लैंड जाना होगा क्योंकि मुझे फर्दर मज़ीद रिसर्च और मज़ीद स्टडीज़ करनी है। क्योंकि पहले उसने एक मॉन्स्टर बनाया था, अब वो चाहता है कि एक फ़ीमेल मॉन्स्टर मतलब दूसरा बनाए। तो वो चाहता है कि इससे पहले मैं मज़ीद कंप्लीट रिसर्च कर लूँ ताकि एक अच्छी चीज़ मुझसे बने। तो वो वहाँ जाता है, वो वहाँ जाके मज़ीद पढ़ता है, समझता है। वहाँ पे वो अपने लिए एक छोटा सा लैब बनाता है ताकि वो वहाँ पे अपने वही एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सके जहाँ उसने अपना न्यू क्रिएचर यानी कि सेकंड क्रिएचर बनाना है। अब जबकि वो बना रहा होता है उसको, तो बनाते बनाते अचानक उसको ये ख्याल आता है कि मेरे भाई को उसने मार दिया था। अब ये ना हो कि मैं इसको बनाऊं तो ये दोनों मिल के इनकी नस्ल आगे चलनी शुरू हो जाए, इन मॉन्स्टर की नस्ल चलनी शुरू हो जाए और इनकी जो पूरी नस्ल है वो तो ह्यूमन रेस को तबाह और बर्बाद कर देगी। जब उसको ये चीज़ दिमाग में आती है तो वो फ़ौरन से डर जाता है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि लैब की जो खिड़की होती है, उस खिड़की के बाहर मॉन्स्टर खड़ा होता है और मॉन्स्टर खड़ा होकर अंदर अपनी फीमेल मॉन्स्टर को बनता देख रहा होता है कि वो बन रही है। अब जब उसको बनता देख रहा होता है तो अचानक उसके मॉन्स्टर के चेहरे पे एक स्माइल आती है। तो मॉन्स्टर जब स्माइल करता है तो वो स्माइल होता देख के उसको, विक्टर को, इतनी खौफनाक वो स्माइल लगती है कि वो डर जाता है और वो फ़ौरन से अपने इस ख्याल को, इस इरादे को तर्क कर देता है कि मैंने फ़ीमेल मॉन्स्टर नहीं बनानी। अब जबकि फ़ीमेल मॉन्स्टर बन रही होती है तो वो क्या करता है, फ़ौरन उसी वक्त उसकी जो हड्डियाँ वगैरह जिनसे उसको बना रहा होता है, जैसे उसने दूसरे अपने मॉन्स्टर को हड्डियाँ जोड़ के बनाया था, तो जब वो ये कर रहा होता है तो वो फ़ौरन से उसको तोड़ फोड़ देता है। और बाहर जो मॉन्स्टर खड़ा होता है वो देख रहा होता है कि इसने मेरी पूरी फीमेल जो मॉन्स्टर है उसको तोड़ दिया। वो अंदर आता है, वो उसको कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरी मॉन्स्टर को क्यों मारे। तो वो कहता है कि मैं ना अब ये नहीं बना सकता, मतलब वो उसको मना कर देता है कि मैं नहीं बना सकता। तो यहाँ पे मॉन्स्टर को इतना गुस्सा आता है तो मॉन्स्टर कहता है कि बस ठीक है, मैं अब तुमसे सिर्फ तब मिलूँगा तुम्हारी शादी वाले दिन। क्योंकि उसको पता होता है किसकी ना शादी होने वाली है। जो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि एलिज़ाबेथ है, ये लोगों ने डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है। अब जबकि विक्टर पहले जर्मनी चला गया, फिर इंग्लैंड आ गया, तो उसका फादर जो है वो मुसलसल पीछे से कह रहा होता है कि वापस आ जाओ और एलिज़ाबेथ से शादी कर लो, वापस आ जाओ, एलिज़ाबेथ से शादी कर लो। तो अब जबकि वो बार बार कह रहा होता है तो विक्टर भी कह चुका हुआ होता है इस टाइम तक कि हाँ ठीक है, मैं वापस आके उससे शादी कर लेता हूँ। तो अब जबकि डिसाइडेड होता है कि इन लोगों की शादी होनी है, तो मॉन्स्टर के बाद पता चल गई होती है। तो मॉन्स्टर यही कहता है कि बस ठीक है, मैं अब तुमसे तुम्हारी शादी के टाइम पे ही मिलूँगा। ये धमकी दे के, ये कह के मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अब जो है इस बात से विक्टर और डर जाता है कि अब ये क्या करेगा। अब जबकि ये सीन हुआ होता है पूरा कि उसने उसको डिस्ट्रॉय किया होता है, वो क्या करता है, सारी जो हड्डियाँ होती हैं जो उसने डिस्ट्रॉय की होती हैं, अपना लैब इक्विपमेंट वगैरह, वो सारा कुछ उठा के ले जाता है। ये सारा कुछ उठा के लेके एक शिप में जाता है। वो कहता है मैं इसको समंदर में बहा के आऊँगा ताकि ये चीज़ वापस ना आ जाए, वापस बिल्कुल ना आ सके। तो वो इसको लेके जाके जब समंदर में बहा के सी शोर की तरफ वापस आता है तो वापस आते ही पुलिस उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लेती है। वो पूछता है कि क्यों अरेस्ट किया, तो वो कहता है कि आप जिस शिप से आए हैं अभी अभी, उसी शिप में आप एक लड़के की डेड बॉडी हमें मिली है। तो जब विक्टर उस डेड बॉडी के पास जाता है तो वो डेड बॉडी हेनरी की निकलती है, उसका जो फ्रेंड हेनरी होता है उसकी। अब इस चीज़ पे विक्टर इतना ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो गया। तो विक्टर को इतना और दुख होता है क्योंकि उसको फिर पता चल गया होता है कि ये सेकंड मर्डर जो हो गया है, पहले इसका मर्डर हुआ था भाई विलियम का, अब मर्डर हो गया इसके फ्रेंड हेनरी का। तो ये कहता है कि ये मर्डर भी उसी मॉन्स्टर ने ही किया है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। तो अब ये चीज़ जब होती है तो विक्टर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसको वो लोग प्रिजन में बंद कर देते हैं और साथ ही साथ उससे पूछगछ शुरू हो जाती है। तो अब जबकि उससे सारी पूछगछ होती है, वो उससे पूछते हैं सारा कुछ कि ये कैसे हुआ। वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पा रहा होता। लेकिन कुछ अरसे बाद, तकरीबन महीने बाद, उसका महीने तक ट्रायल चलता है, उसके बाद जो है उसको फ्री कर दिया जाता है क्योंकि प्रूव हो जाता है कि वो इनोसेंट है, उसने ये मर्डर नहीं किया। इतनी डिटेल्स में नहीं हम जाते यहाँ पे, आगे चलते हैं। अब उसका फादर आता है, वो कहता है कि मैं इसको खुद वापस स्विट्ज़रलैंड लेकर जाऊंगा और इसकी शादी कराऊंगा ताकि ये इजी हो जाए अपनी लाइफ में। ये क्या इसकी लाइफ में मुसलसल हो रहा है, ये क्यों इतना टेंस जा रहा है विक्टर।
अब विक्टर का फादर आ जाता है उसको वापस लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड के लिए। अब जबकि वो अपने रास्ते में होते हैं वापसी के, तो वो फादर को कहता है, अपने फादर को कहता है कि मैं मर्डरर हूँ, क्योंकि मैंने मर्डर्स किए हैं, मैं मेरी वजह से हेनरी का कत्ल हो गया है, मेरी वजह से, मतलब वो कहता है मैं मर्डर, मैंने 3 मर्डर्स किए हैं। पहला मर्डर किसका किया है? विलियम का। विलियम कौन है? उसका भाई। बाप सोचता है कि क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं दूसरा मर्डर मैंने किया है जस्टिन का। जस्टिन कौन थी? इनकी जो मेड थी, उनकी जो मेड थी ना, जब उसको भी इन लोगों ने सज़ा दे दी थी, और वो बेचारी इनोसेंट थी क्योंकि कत्ल तो उसने नहीं किया था, तो इसीलिए इसके लिए भी विक्टर जो था वो खुद को कसूरवार मानता था, और वो अपने फादर से कहता है कि मैंने उसको भी कत्ल किया है। फिर वो कहता है कि तीसरा कत्ल मैंने किया है अपने दोस्त हेनरी का। तो यहाँ पे इसके फादर को लगता है कि मेरा बेटा जो है वो कम्प्लीटली पागल हो गया और अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी अच्छे इवेंट की अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से इन लोगों की शादी होती है, किसकी? एलिज़ाबेथ की और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की। इन लोगों की शादी होती है, बहुत खुश होते हैं दोनों, और ये लोग शादी के बाद फ़ौरन प्लान करते हैं कि हमने हनीमून पे जाना है, और एक प्लेस पे जाते हैं, इसका नाम होता है लेक कॉमो। अब जबकि यहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचते ही, जैसे कि उसने जो मॉन्स्टर था उसने प्रॉमिस किया था कि मैं शादी के बाद ही मिलूँगा, तो अब वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आ जाता है। और ये लोग अपने उसी हनीमून वाले प्लेस पे होते हैं जब विक्टर को एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है एलिज़ाबेथ की। वो भागता हुआ उसके पास आता है, तो वो उसको वहाँ पे एलिज़ाबेथ की डेड बॉडी मिलती है, और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। शादी अभी अभी हुई होती है और उसकी वाइफ का मर्डर हो गया होता है, और उसने जाते हुए देखता है, मतलब जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचता है वो चीख सुन के, तो वो देखता है कि मॉन्स्टर भाग रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि ये कत्ल मेरी बीवी का मॉन्स्टर ने किया था। जो मॉन्स्टर धमकी देकर गया था कि मैं तुमसे अब शादी भी मिलूंगा, तो वो ये करता है कि वो उसकी बीवी का कत्ल कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा रिवेंज का एलिमेंट उसके अंदर इस वक्त आ चुका है कि अब उसने क्या किया है कि इसका कत्ल ही कर दिया, इसकी बीवी का। अब ये जब खबर पहुंचती है इसके फादर तक, पहले ही फादर इतना टेंशन में होता है कि अपने बेटे को अच्छा माहौल देना चाह रहा होता है, और वहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो इस पे उसके फादर को भी, उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतना गम बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे विक्टर को मज़ीद दुख होता है कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई, उसके फादर की भी डेथ हो गई। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर को ढूंढूंगा, और मैं मॉन्स्टर को ढूंढूंगा, और मैं उससे बदला लूँगा, और मैं उसको बताऊंगा कि ये उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या मुश्किलात आ गई हैं। तो वो मॉन्स्टर को ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। और अभी जो स्टोरी प्रेजेंट में चल रही थी, अगर आप लोगों को मैं रिमाइंडर देती चलूँ, वो क्या चल रही थी कि विक्टर अपनी ये स्टोरी सुना रहा है किसको? वॉल्टन को। वॉल्टन कौन था? वो जो शिप चला रहा था, और शिप कहाँ चल रही थी? आर्कटिक साइड पे, मतलब नॉर्थ पोल जहाँ फुल बर्फ़ बर्फ़ है, वहाँ पे चल रही थी। तो अब जो कि विक्टर है, जो कि ढूंढ रहा है मॉन्स्टर को, तकरीबन महीना हो गया है वो मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है, और वो मॉन्स्टर को ढूंढता ढूंढता आर्कटिक रीजन्स में आ गया है। आर्कटिक रीजन्स में आ जाता है, वो उसको ढूंढता है। एक दिन चलते चलते, ढूंढते ढूंढते वो बर्फ़ के बीच गिर जाता है, और वहाँ पे जब वो गिरता है तभी वॉल्टन को वो मिलता है, और वॉल्टन उसको रेस्क्यू करके निकालता है। तो मतलब अब हम पहुँच गए उसी प्रेजेंट में कि वॉल्टन उसको रेस्क्यू करके निकालता है, किसको? विक्टर को, जो कि बर्फ़ में गिर गया था मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते। तो अब यहाँ पे जो हमारा नैरेटिव है वो वापस पीछे आ गया है, क्योंकि आप देखें हम थर्ड नैरेटिव से वापस फर्स्ट नैरेटिव की तरफ आ गए हैं। हमने मॉन्स्टर की कहानी सुनी जो कि थर्ड नैरेटिव था, फिर हम वापस सेकंड नैरेटिव पे आ गए थे, अब हम फर्स्ट पे आ गए हैं, क्योंकि वापस प्रेजेंट में हम पहुँच चुके हैं। कि अब क्या होता है कि ये पूरी स्टोरी अपनी विक्टर सुना चुका हुआ है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। अब यही स्टोरी जो है वॉल्टन जो है वो अपनी बहन को लिखता है पूरी उसके अंदर, लेटर के अंदर, और वो फिर बताता है कि मैं विक्टर की पूरी स्टोरी सुन चुका हूँ, और विक्टर ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने आया था, और जब भी तुम्हें कभी मॉन्स्टर मिले तो तुमने उसको ये सारी बात बतानी है कि मेरे साथ क्या हुई है, और तुमने उससे बदला लेना है, क्योंकि मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। क्योंकि विक्टर को पता होता है कि मैं इतना ज़ख्मी हूँ कि अब मैं ज़िंदा मज़ीद नहीं रह सकता। एक तो वो मेंटली भी इतना ज़ख्मी होता है क्योंकि उसने इतनी डेथ्स देखी होती हैं, उसने इतना बुरा अपने साथ सिचुएशन होती हुई देखी है, और साथ ही साथ वो फिज़िकली भी ज़ख्मी होता है। तो इसीलिए वो कुछ ही टाइम ज़िंदा रह पाता है, अपनी पूरी स्टोरी वॉल्टन को सुनाता है। वॉल्टन को कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुमने मॉन्स्टर से बदला लेना है, और उसके बाद विक्टर की डेथ हो जाती है। और यही बात पूरी विक्टर की डेथ तक, पूरी लेटर नंबर 4 जो था उसके अंदर वॉल्टन ये पूरी कहानी अपनी सिस्टर को लिखता है। अब क्या होता है कि जब उसकी डेथ होती है तो मॉन्स्टर आ जाता है, मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है, और मॉन्स्टर जो ही उसको मरा हुआ देखता है वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरा क्रिएटर था, जैसा भी था मेरा क्रिएटर था, और अब वो मर गया है। तो इस चीज़ पे उसको इतना दुख होता है, वो रोता है रोता है। और फिर उसको जब पता लगता है कि वो उसको कितनी मुश्किल हुई थी, जब वॉल्टन उसको बताता है
उसकी सारी स्टोरी कि उसके साथ हुई क्या थी। तो अब मॉन्स्टर को इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो कहता है कि बस ठीक है, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर लूँगा, और ये कह के कि मैं अब खुद भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। सो यहाँ पे हमारे इस नावल का हो जाता है एंड। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्टोरी है तो बड़ी मतलब फिक्शन किस्म की है, साइंस फिक्शन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है। अच्छा, स्टोरी तो हमारी यहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक मज़ीद चीज़ रह गई है जो मैंने यहाँ पे बतानी है। वो ये कि इस नावल का आप कह सकते हैं कि एक तरह का सब टाइटल है, वो क्या है, मॉडर्न प्रोमीथियस। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि इसको मॉडर्न प्रोमीथियस क्यों कहते हैं। प्रोमीथियस जो कि एक हीरोइक फिगर था लिटरेचर का ही, और ये काफ़ी एंशियंट जो लिटरेचर है उसका एक हीरोइक फिगर है। अब ये हीरोइक फिगर क्यों है, मतलब ये हीरोइक फिगर जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इसमें और इस नावल फ्रैंकेनस्टाइन में क्या ऐसी मुमासलत है, क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसकी वजह से इसको मॉडर्न प्रोमीथियस कहा जाता है। तो जो मैं यहाँ पे ना आपको सबसे पहले प्रोमीथियस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताती चलूँ कि उसके क्या फीचर्स थे। तो प्रोमीथियस में क्या होता है कि जो प्रोमीथियस होता है वो भी मैन को क्रिएट करता है, और कैसे, फायर के थ्रू। वो गॉड से फायर को छीनता है या चुराता है, और वो आदमियों के पास ये फायर की ताकत को दे देता है जो सिर्फ गॉड्स के पास होती थी। उस टाइम पे एंशियंट ग्रीक गॉड्स जो हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो उनसे वो पावर ऑफ फायर चुरा लेता है और वो ह्यूमन को दे देता है, और वो मैन को क्रिएट भी करता है आउट ऑफ क्ले के थ्रू बनाता है मैन को। अब क्या करता है वो, मतलब ये उसने किया। अब यहाँ से हम सिमिलैरिटी देखते हैं, यही चीज़ फ्रैंकेनस्टाइन में होती है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो एक आदमी को क्रिएट करता है, और वो करता है आउट ऑफ बोन्स। और ये चीज़ वो क्रिएट करता है, और इस तरह से वो गॉड की पावर ऑफ क्रिएशन को छीनता है और अपने हाथ में लेता है, यानी एज ह्यूमन अपने हाथ में गॉड की पावर ऑफ क्रिएशन को वो छीन के ले लेता है। फिर उसको जो प्रोमीथियस है उसको यही सब करने पे ज़्यूस जो कि उनका एक ग्रीक गॉड है बहुत बड़ा, उससे पनिशमेंट मिलती है प्रोमीथियस को। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रैंकेनस्टाइन को भी पनिशमेंट ही मिलती है कि उसके साथ क्या होता चला जाता है कि उसका मॉन्स्टर जो उसकी अपनी क्रिएशन है वही उसके क्लोज लोगों को मारता चला जाता है, जो लोग उसको बहुत महबूब होते हैं उनको वो मारता चला जाता है। तो ये भी उसके लिए एक पनिशमेंट है। प्रोमीथियस को क्या पनिशमेंट मिलती है कि उसको माउंटेन के साथ चेन्स से बांध दिया जाता है, और हर दिन परिंदा आता है, उसका लिवर खा लेता है और फिर चला जाता है। फिर उसका लिवर रीजेनरेट हो जाता है, फिर सेकंड डे, और यही चला जाता है, और उसको ये पनिशमेंट मिलती चली जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन को भी रेगुलर बेसिस पे पनिशमेंट मिल रही थी, कि एक एक करके उससे उसके क्लोज रिलेटिव्स छिनते चले जा रहे थे, और एंड में फ्रैंकेनस्टाइन की लाइफ खुद भी ख़त्म हो गई इसी वजह से, और ये इसकी पनिशमेंट ही थी। तो इसीलिए इसको मॉडर्न प्रोमीथियस कहते हैं। और इससे हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि ह्यूमंस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, उनको अपनी लिमिट से बाहर जाके गॉड के साथ बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यही करने की कोशिश करेंगे तो उनको यही स्ट्रिक्ट और बुरी पनिशमेंट मिलेगी जो कि प्रोमीथियस को मिली, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन को मिली। तो यहाँ पे हमारी इस वीडियो का हो जाता है एंड। आई होप आप लोगों को नॉवल पसंद आया होगा, इसकी स्टोरी पसंद आई होगी, और सबसे बड़ी बात कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।